दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 21 जुलाई 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बकरीद है और इस मौके पर आप सबको केडीबी लाइव और भारत की बात की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां। जी हाँ, बकरीद का त्यौहार मुसलमानों के लिए बेहद खास होता है। इस दिन को कुर्बानी के दिन के रूप में याद किया जाता है। यह त्यौहार ईद उल जुहा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार बकरीद 21 जुलाई यानी कि आज ही मनाई जाएगी। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये ईद रमजान खत्म होने के 2 महीने के बाद ही आती है। इस दिन आमतौर पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है या फिर अन्य जानवर की जो हलाल है। जब बकरीद के दिन बकरे को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया जाता है। इस धार्मिक प्रक्रिया को फर्ज ये कुर्बान कहा जाता है। इस पर्व को मनाने की परंपरा हजरत इब्राहिम से शुरू हुई। इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार खुदा ने हजरत इब्राहिम साहब का इम्तिहान लेने के लिए आदेश दिया, जिसमें हजरत को अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देने को कहा गया। हजरत के लिए सबसे अजीज चीज था उनका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह के आदेश पर वे अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो गए। बेटे की कुर्बानी देते हुए हजरत ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जैसे ही इब्राहिम छुरी लेकर अपने बेटे को कुर्बान करने लगे, वैसे ही फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल को छुरी के नीचे से हटाकर उनकी जगह एक मेमने को रख दिया, यानी कि दुम्बे को रख दिया। इस तरीके से हजरत इब्राहिम के हाथों मेमने के जिबे होने के साथ पहली कुर्बानी हुई। इसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली है और वे आपकी कुर्बानी से राजी है। तब से लेकर आज तक कुर्बानी इसी तरीके से मनाई जाती है और ता कयामत तक कुर्बानी मनाई जाएगी। दोस्तों पिछले 2 महीने से ज्यादा के समय से जेल में बंद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। जी पटना की जिला अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जमानत दे दी है। अदालत ने पप्पू यादव को हिदायत दी है कि आगे आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हालांकि ये जमानत उन्हें बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दी गई है। यह जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव अब भी जेल में ही रहेंगे। यह मामले में पप्पू यादव के अधिवक्ता पांडे संजय साहे ने बताया है कि पप्पू यादव पर गर्दनीबाग इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और फिर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा था। इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अभी पप्पू यादव को जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अपहरण के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है अभी तक। दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 9वीं किस्त जल्द ही आने वाली है। यह मोदी सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं में से पीएम किसान स्कीम को सबसे सफल बताया जा रहा है। इस स्कीम के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए मिलता है। यह राशि किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की किस्त में पहुंचती है। पीएम किसान योजना को लेकर किसानों के मन में कई तरह के सवाल घूमते रहते हैं। इसमें से एक है कि क्या किसी भी किसान दंपत्ति को अलग अलग 6,000 रुपए सालाना मिल सकते हैं? मतलब कि क्या पति पत्नी दोनों को पीएम किसान निधि का पैसा अलग अलग मिल सकता है? जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम किसान परिवार के लिए है। परिवार का मतलब पति पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे हैं। इससे साफ है कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ परिवार के किसी एक ही सदस्य को मिल सकता है। अगर परिवार में पति पत्नी दोनों को इस स्कीम का लाभ अलग अलग मिला है तो उनसे राशि वसूली की जा सकती है। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें पति और पत्नी दोनों को किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ मिला है। ऐसे लोगों से सरकार किस्त की रकम वसूल करेगी। ऐसे लोग इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहचान करके पीएम किसान स्कीम से बाहर कर दिया जाता है। इसके लिए किसान द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी की जांच की जाती है। इसके बाद ही उसे इस स्कीम के लाभार्थियों की सूची में जोड़ा जाता है। कई राज्यों में फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भी प्रक्रिया आजमाई जा रही है, क्योंकि पिछले किस्तों में बहुत सारे अपात्र किसानों को इस स्कीम का लाभ मिला था। ऐसे किसानों को इस स्कीम से बाहर किया जा रहा है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि इसे कम करने पर विचार करेंगे। पहले राज्य में और फिर केंद्र से भी इसके लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि अब तक इसकी बढ़ी हुई कीमतों पर विशेष तौर पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन अब पहले बिहार में आपस में इस पर बातचीत करके उचित निर्णय लेंगे। इसके बाद केंद्र से भी इस मामले को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार सामूहिक प्रयास करने पर विचार करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। 7 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि कोरोना के दौर में इस तरह का प्रदर्शन जारी रहना कहीं से उचित नहीं है। केंद्र सरकार ने इसका समाधान निकालने की कई बार कोशिश की है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकला। ये दुखद है। कृषि कानून का उल्लेख करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार की नीति किसी के खिलाफ नहीं है। फिर से इस मसले पर बातचीत करके इसका समाधान करने की जरूरत है। ये कुछ राज्यों तक ही सीमित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसान आंदोलन के संबंध में कहा है कि बिहार में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं है। यहाँ सबसे पहले कृषि कानून बने और इस क्षेत्र में सुधार को लेकर कार्य किए गए। इससे उत्पादकता बढ़ी है। यहाँ के किसानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। कृषि के क्षेत्र में यहाँ शुरू से ही काम किए गए हैं। बिहार के किसान पूरी तरीके से आजाद हैं। वे जहाँ चाहे अपने उपज को किसी भी कीमत पर बेच सकते हैं। किसी तरीके से कोई भी बंदिश नहीं है। दोस्तों, बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने एक बार फिर से सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। नीतीश सरकार ने सावन और बकरीद जैसे मौके पर लोगों की भीड़ न हो, इसके लिए सख्त नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत बकरीद के मौके पर जहां लोग सामूहिक रूप से नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, तो वहीं सावन के महीने में शिवालयों में होने वाली पूजा पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। दरअसल बिहार में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि इसे फिर से सामूहिक रूप से फैलने से रोका जा सके। जब बकरीद को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक और तमाम पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक के बाद निर्देश जारी करते हुए डीएम ने बताया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए बकरीद की नमाज सिर्फ घरों में ही पढ़ी जा सकती है। किसी भी ईदगाह या फिर मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। बकरीद के मौके पर किसी भी सार्वजनिक समारोह पर पूरी तरीके से पाबंदी रहेगी। बकरीद के साथ सावन में लगने वाले श्रावणी मेले पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोविड नियमों के तहत किसी भी सार्वजनिक मेला या फिर समारोह पर पाबंदी रहेगी। साथ ही मंदिरों में कांवड़ ले जाने पर भी रोक लगाई गई है। मंदिरों में पहली सोमवारी से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पटना की सड़कों पर 24 जुलाई से 50 नई सीएनजी बसें दौड़ेगी। इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ रूट का भी निर्धारण किया गया है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाने की संभावना है। बहुत जल्द इसको लेकर कोई सूचना जारी होगा। इन बसों के संचालन होने से बिहार वासियों को कई तरीके के लाभ प्राप्त होंगे तथा यात्रा के दौरान कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन बसों के किराए में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस रूट पर पहले से जितना भाड़ा लिया जा रहा है उतना ही भाड़ा लिया जाएगा। यात्रीगण अपनी सुविधा के अनुसार इन बसों से सफर कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार में कोरोना के टीकाकरण को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है। राजधानी पटना में तो वैक्सीनेशन का काम 75% तक पूरा हो चुका है। इस बीच बिहार के कुछ इलाकों में नाव की मदद से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। जी हाँ, ऐसी ही तस्वीर आई है 7 नदियां से घिरे खगड़िया जिले से। दरअसल इस जिले में हर साल बाढ़ दस्तक देती है। ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई रहती है। लेकिन कोरोना टीकाकरण को लेकर जिले में एक अभियान चला हुआ है। इस अभियान के तहत बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों में 100% टीकाकरण के लिए खगड़िया जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने टीका वाली नाव को रवाना किया है। खगड़िया डीएम आलोक रंजन घोष ने इस नाव को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जहां खगड़िया में कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक सहित अधिकांश नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बाढ़ग्रस्त इलाके में नदी पार रहने वाले लोगों को कोरोना का टीकाकरण करना जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में खगड़िया सदर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित उत्तरी मॉडल और रसोंग पंचायत के बाढ़ पीड़ितों के लिए नौका के माध्यम से यानी कि नाव के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना का टीका दे रही है। जैसे जैसे अन्य प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश करेगा उसके बाद वहां भी इस तरह की नाव की शुरुआत की जाएगी, क्योंकि खगड़िया जिले में लंबे समय तक बाढ़ का पानी रहता है। दोस्तों, पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दिल्ली पहुंचना बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा को हवा दे गया है कि तेजस्वी यादव अब आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव की गिरती सेहत को लेकर यह अटकलबाजी तेज हो गई है। लेकिन अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने 2 दिन पहले ही लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। फिलहाल जगदानंद
सिंह दिल्ली में ही हैं और तेजस्वी यादव भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है। ऐसे में तेजस्वी यादव के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सियासी अटकलों के बीच एक न्यूज चैनल ने प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत की। जहां प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर जो खबरें आ रही है वह अटकलों से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, यानी कि अफवाह है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि तेजस्वी यादव को नेतृत्व देने का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना है, क्योंकि इसकी कोई वजह नजर नहीं आती है। जहां जगदानंद सिंह के मुताबिक आरजेडी सुप्रीमो जब बीमार थे और जेल के अंदर थे उस वक्त भी पार्टी के अध्यक्ष थे, अब तो स्थिति पहले से बेहतर है। आज लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर है, भले ही उनकी तबीयत तो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि जो भी फैसला होगा वह समय आने पर बताया जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना कब आएंगे, इस सवाल के जवाब में जगदानंद सिंह ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव को डॉक्टरों ने सीढ़ी नहीं चढ़ने की सलाह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की पटना में स्थित आवास में अगर लालू प्रसाद यादव रहेंगे तो वहां पर सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अब राबड़ी देवी के आवास पर लालू यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर नए कमरे का निर्माण कराया जा रहा है, यानी कि बनाया जा रहा है। निर्माण का काम जैसे ही पूरा हो जाएगा लालू प्रसाद यादव पटना भी आ जाएंगी। वह कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरेंगे और लालू के नेतृत्व की जरूरत अभी पार्टी को है। दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव में 4 सीटों पर जीत हासिल करने वाले मुकेश सहनी की नजर अब दिल्ली पर भी लग गई है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का मकसद दिल्ली तक का सफर तय करना है, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि फिलहाल हमारी नजर अगले साल होने वाले यूपी चुनाव पर है, जिसमें हमारी पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि दिल्ली का सफर यूपी से होकर गुजरता है, ऐसे में निश्चित रूप से यूपी चुनाव महत्वपूर्ण होगा। मुकेश सहनी ने कहा कि अभी बिहार से यूपी का रास्ता तय करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक सांसद को जीत दिलाएं और अपने समाज को उसका हक दिला सकें। इस दौरान उन्होंने साफ कर दिया है कि उनका मकसद कभी भी नहीं रहा है कि वे कभी मंत्री बने। मुंबई से पटना आने का मुख्य मकसद निषाद समाज को उनका हक दिलाना, इसके लिए जो भी करना पड़े वे करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का आगाज करते हुए मुकेश सहनी ने आगामी 25 जुलाई को 10 सुंदरी फूलन देवी का शहादत दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि फूलन देवी हमारे समाज के लिए आदर्श रही है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ते हुए समाज के लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया, वैसा उदाहरण शायद ही कभी मिलता। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारी पार्टी यूपी में बड़े स्तर पर फूलन देवी के शहादत दिवस मनाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, मिथिलांचल में एक कहावत कही जाती है कि पग पग पोखर माछ मखान। इसकी माना है कि तालाब, मछलियां और मखाना बहुत याद में होता है। माछ और मखान के रूप में मिथिला की अपनी एक अलग पहचान रही है। यहाँ की उत्पादित मछली और मखाना की प्रशंसा देश दुनिया में की जाती है। हालांकि कालांतर में इसमें थोड़ी बहुत कमी आई है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग इन दोनों के उत्पादन में हमेशा से जुड़े रहे। लेकिन अब बिहार सरकार की अति महत्वपूर्ण योजना जल जीवन हरियाली से इस पर 4 चांद लग रहे हैं। जब बिहार सरकार ने मछली और मखाना के उत्पादन पर जोर दिया है तो एक बार फिर से इलाके के लोगों का रुझान इस ओर बढ़ा है। सरकार के उठाए गए कदमों से इलाके की खोई हुई पहचान एक बार फिर से वापस होने की संभावना बढ़ चली है। ऐसा बिहार सरकार की जल जीवन और हरियाली योजना से संभव हो पाया है। दरअसल सरकार ने पर्यावरण को बचाने और रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से 4 साल पहले जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की। उद्देश्य था कि पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ लोगों को रोजगार भी मिल सके। योजना की सफलता को लेकर व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार के साथ साथ विभागों की भी जिम्मेवारी तय की गई। खासकर मनरेगा जैसे योजनाओं के माध्यम से तालाब निर्माण पर जोर दिया गया। फलाफल रहा है कि बीते साल जिले में 34 नए तालाबों के निर्माण के साथ साथ कई अन्य मृत प्राय तालाबों का जीर्णोद्धार संभव हो पाया। निर्माण कार्य पूरा हो चुके तालाबों में मछली पालन के साथ साथ मखाना उत्पादन का कार्य आज लोग जोर शोर से कर रहे हैं। दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के प्रकरण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चिंता जताई है। हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि एक आईएएस अधिकारी अगर थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराना चाहता है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कराती है तो ये वाकई चिंता की बात है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि जांच में आगे चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन पुलिस का काम पहला शिकायत दर्ज कराने का है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो ये चिंता की बात है।
दोस्तों बिहार के सीवान जिले में मोबाइल फटने से एक महिला की जान चली गई। जी परिजनों ने बताया है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ मृतका घर में अकेली थी। जी स्थानीय लोगों की मदद से उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जी इस घटना के बाद से घर में कोहराम मचा हुआ है। मामला सीवान जिले के जामो थाना क्षेत्र के मुसहरी गाँव का है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका अपने घर में अकेली सो रही थी। उसने मोबाइल को चार्ज होने के लिए लगाया था। जब कुछ देर में अचानक मोबाइल में आग लग गई और मोबाइल फट गया। जहां आग में झुलसने से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोस्तों मानसून सत्र का दूसरा दिन कल संसद में हंगामेदार रहा। यह लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन हंगामे के कारण नहीं चल पाए। यह सदन की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही लोकसभा में विपक्ष ने फोन टैपिंग कांड को लेकर जोरदार हंगामा किया है। यह हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक की स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा में भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। फोन टैपिंग कांड को लेकर इतना ज्यादा हंगामा हुआ कि सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में जैसे ही प्रश्नोत्तर काल की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। जी हां, पेगासस जासूसी कांड को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर डाली। दोस्तों बकरीद के लिए छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को जमकर फटकार लगाई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि कोरोना के उच्च संक्रमण दर वाले क्षेत्र में बकरीद के मौके पर केरल सरकार द्वारा दी गई छूट को पूरी तरीके से अनुचित है। जी हां, व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी की जोखिम को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश देते हैं। बकरीद पर 3 दिन की छूट से नाराज कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक हालात में जीवन से खिलवाड़ अच्छी बात नहीं है। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। खतरनाक हालात में छूट देना डरावना है। बाजार पर असर की वजह से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को आगाह किया है कि अगर बकरीद के लिए राज्य द्वारा दी गई ढील से कोरोना का और प्रसार होता है तो वे कार्रवाई करेगा। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन टैपिंग मामले में बयान दिया है। नीतीश कुमार ने सवाल के जवाब में कहा है कि यह सब अच्छी बात नहीं है। मेरे हिसाब से किसी को इस तरीके की डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। यह बिल्कुल बेकार बात है। फोन टैपिंग को लेकर संसद में हो रहे हंगामे के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि ये जो नई तकनीक आई है इससे नफे नुकसान पर भी गौर करना चाहिए। आपको बता दूं कि देश के कई पत्रकारों, जज और राजनेताओं के फोन टैप किए जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स आई है। इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को कई बातें कही है। नीतीश कुमार ने कहा है कि कृषि नीति किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने हालांकि ये भी कहा है कि बातचीत करके हल निकाला जाना चाहिए। दोस्तों बढ़ती महंगाई को लेकर राजद की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राज्यव्यापी प्रदर्शन के तहत पहले दिन धरने पर बैठे राजद विधायकों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। जी आरजेडी विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन से यूजर्स कई प्रकार के सवाल भी कर रहे हैं। जी जिले के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड मुख्यालय पर आरजेडी नेताओं द्वारा दिए गए धरना में बैठे स्थानीय आरजेडी विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है। जी दरअसल रविवार को सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड मुख्यालय पर आरजेडी नेताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर धरना दिया था, जिसमें राजद विधायक भी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने हाथ में एक तख्ती लेकर बैठे थे जिनमें सरकार के विरोध में नारे और बातें लिखी गई थी। उन्हीं तख्तियों में से एक तख्ती विधायक यूसुफ सलाहुद्दीन के हाथ में थी जिस पर लिखा था कि डीजीपी पाताल में महंगाई आसमान में। उनका यही फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल होने लगा है। दरअसल विधायक जी की तख्ती पर गलती से जीडीपी की जगह डीजीपी लिखा हुआ था। विधायक जी को तख्ती हाथ में लेने से पहले इस बात का पता भी नहीं चला कि आखिर उनके तख्ती में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से जेडीयू में शामिल होने वाले नेता उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर 31 जुलाई को काबिज होंगे। जेडीयू की नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक 31 जुलाई को संपन्न होगी। उसमें औपचारिक तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा पहले जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए और उसके बाद से ये क्यास लगाए जाने लगे कि क्योरी और कुर्मी के गठजोड़ को मजबूत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है।
दोस्तों, दिल्ली में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि उनसे मिलकर कई समस्याओं पर चर्चा की है। यह सबसे जरूरी उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बड़े संगठन के संचालक भी है। उग्रवादी और उन्मादी के साथ जो देश का खंडित करने की ताकत आगे बढ़ रही है, उस ताकत के खिलाफ लड़ने वाली ताकत का नाम है लालू प्रसाद। उस ताकत को कैसे नियंत्रण किया जाए और समाजवादी ताकत को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर चर्चा की गई। यह पार्टी से नाराजगी के सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि कोई मूर्ख ही कहेगा कि हम पार्टी से नाराज हैं। जिस पार्टी के निर्माण से लेकर अभी तक पूरी तरीके से प्रयास किया, वह पार्टी केवल हमारे लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और बिहार के गरीब और कमजोर लोगों का है। यह सड़क के किनारे रहने वाली बड़ी आबादी जिसके पास न कोई रोजगार है न घर है, वह राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं। दोस्तों, अब कैश निकालना और महंगा होने वाला है। जहां ग्राहक के एटीएम से तय लिमिट से ज्यादा बार पैसे निकालने के बाद बैंक चार्जेस लगा सकते हैं। जहां भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने हाल ही में बैंकों को ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी कि एटीएम पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन करने की अनुमति दी है। यह संशोधित दरें 1 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगी। जहां ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जहां इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय ट्रांजेक्शन दोनों शामिल है। इससे ज्यादा होने पर उन्हें हर एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 20 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा। कैश निकालने के लिए दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों के लिए मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की अनुमति है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं और ये सब मानव जीवन को संकट में डालकर हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों को छोटे आवासीय भवनों को संचालित करने की अनुमति देने के बजाय राज्य सरकारें बेहतर अस्पताल प्रदान कर सकती है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा है कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं, हम उन्हें जीवन की कीमत पर समृद्ध नहीं होने दे सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट गुजरात के अस्पतालों में आगजनी के मामले पर सुनवाई कर रहा था। जहां पीठ ने कहा है कि एक मरीज जो कोविड से ठीक हो गया था और उसे अगले दिन छुट्टी दी जानी थी, परंतु आग लगने से उसकी जान चली गई और 2 नर्सें भी जिंदा जल गई। यह पीठ ने कहा है कि यह मानवीय त्रासदी है जो हमारी आंखों के सामने हुआ, फिर भी हम इन अस्पतालों के लिए समय बढ़ाते हैं। यह कोर्ट ने कहा है कि अस्पताल एक रियल एस्टेट उद्योग बन गए हैं और संकट में मरीजों को सहायता प्रदान करने के बजाय यह व्यापक रूप से महसूस किया गया है कि वे पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं। दोस्तों, बिहार के किसी भी जिले में स्थित भूखंड का डिजिटल जमीन का नक्शा स्पीड पोर्ट से आपके घर कम खर्च में पहुंचेगा। यह डाक के एक ही खर्च में एक साथ 5 भू नक्शा मंगाने का भी प्राविधान है। कार्टन के गोल कंटेनर में डालकर नक्शा सुरक्षित घर तक भेजा जाएगा। यह बड़े साइज के प्रत्येक डिजिटल नक्शा की कीमत पहले की तरह 150 रुपये भुगतान करना होगा। इन बातों का जिक्र करते हुए बिहार सर्वेक्षण कार्यालय के उप निदेशक सैयदा खातून ने बताया है कि ऑनलाइन उपलब्ध होने वाले नक्शे का ऐप जल्द ही लॉन्च होगी। दोस्तों, बिहार से झारखंड जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बिहार से झारखंड तक 6 लेन का GT रोड बनाया जाएगा। जहां इसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। खबर के अनुसार यह सड़क बिहार के औरंगाबाद से झारखंड सीमा तक बनाया जाएगा। केंद्र सरकार के मंत्रालय ने GT रोड के शेर घाटी स्ट्रेच को 6 लेन करने का फैसला किया है। इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों, बिहार में कोरोना टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ लिया है। जब बिहार में अब तक 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। जब बिहार की करीब 8 करोड़ वयस्कों को टीकाकरण किया जाना है। जब बिहार में टीकाकरण अभियान की शुरुआत इसी साल 16 जनवरी से हुई थी। बिहार के 1 करोड़ वयस्कों को टीका देने में करीब 129 दिन लग गए। जहाँ वहीं इसके बाद सिर्फ 52 दिनों में 1 करोड़ और लोगों को टीका दिया गया। इससे राज्य में यानी कि बिहार में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 16 जुलाई को 2 करोड़ के पार कर गया। इधर जुलाई में सिर्फ 18 दिनों में 48 लाख लोगों की टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। बिहार में टीकाकरण के पहले दिन कुल 60,065 लोगों को टीका दिया गया था। यह टीकाकरण की गति एक समान नहीं बनी रही। यह वैक्सीन की उपलब्धता पर टीकाकरण की संख्या घटती बढ़ती रही। यह जून और जुलाई में 2 दिन ऐसा आया जब बिहार में एक दिन में 6 लाख से अधिक लोगों को टीका दिया गया। 21 जून को बिहार में 6,63,000 लोगों को टीका दिया गया। 2 जुलाई को 6,81,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। जब वैक्सीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण 30 जून को सबसे कम 41,932 लोगों को टीका दिया गया। इसी प्रकार जुलाई में 11 जुलाई को सिर्फ 22,512 लोगों को टीका दिया गया। इधर 15 जुलाई को 5,17,000 लोगों को टीका दिया गया। तो 17 जुलाई को 6,16,000 लोगों को टीका दिया गया।
दोस्तों बिहार में बालू की मनमानी कीमत पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पटना में बालू की दाम अधिकतम कीमत 4,000 रुपये प्रति 100 सिफ्टी और अन्य जिलों में 3900 सिफ्टी निर्धारित कर दिया है। जहाँ भंडार स्थल अथवा घाट से बालू परिवहन का प्रति किलोमीटर शुल्क क्या होगा, इसका निर्धारण भी जिलाधिकारी और परिवहन विभाग मिलकर तय करेंगे। बालू घाट बंदोबस्ती की बड़ी कीमत और बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन से हाथ खींचने के बाद से बिहार में बालू को लेकर हाहाकार की स्थिति है। जब बाजार में बालू मनमानी कीमत पर बिक रहा है। बालू के लिए जरूरतमंदों को 100 सिफ्टी बालू के लिए 7,000 रुपए से लेकर 13,000 रुपए तक चुकाने पड़ रहे हैं। बालू के दाम में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए कीमतों पर अंकुश की कवायद भी शुरू कर दी गई है। दोस्तों गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि साइकिल चलाना क्या अपराध है। ये सवाल कांग्रेस नेताओं ने बिहार सरकार से पूछा है। दरअसल बीते शनिवार को प्रदेश यानी कि बिहार कांग्रेस ने महंगाई को लेकर राजधानी पटना में साइकिल मार्च निकाला था, लेकिन महंगाई के खिलाफ साइकिल मार्च अब कांग्रेसी नेताओं के लिए महंगा पड़ गया है। यह पटना की सड़कों पर उनके साइकिल शो के बाद पुलिस ने 5 नेताओं के खिलाफ नामजद और 100 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अब गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कांग्रेस नेता पूछ रहे हैं कि पटना में साइकिल चलाना कब से गैर कानूनी हो गया है, वह भी गैर प्रतिबंधित क्षेत्र में। जहां कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। इस मामले में प्रेमचंद्र मिश्रा के अलावा मदन मोहन झा, अजित शर्मा और निखिल कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया है। जहां कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के विरोध में साइकिल जुलूस निकाला था। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शित करने के लिए कांग्रेसियों ने पटना की सड़कों पर साइकिल चलाई। जी हां, प्रशासन का कहना है कि उन्हें साइकिल जुलूस के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने बार बार मना करने पर भी साइकिल जुलूस को जारी रखा। मना करने के बाद कांग्रेस नेता गांधी मैदान में प्रवेश कर गए। दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार श्रावण मास में पूजा पाठ को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। जहां दूसरी लहर के लगभग शांत होने के बाद अब संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहती है। जहां इस बार भी प्रदेश में यानी कि बिहार में श्रावणी मेला और सावन के दौरान मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दी गई है। जहां इस पावन महीना सावन दस्तक देने वाला है। श्रावण माह की पहली सोमवारी 26 जुलाई 2021 को है। शिव भक्तों के बीच मंदिर जाकर शिव के पूजन को लेकर काफी उत्साह रहता है, लेकिन सरकार कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार भी इसकी अनुमति नहीं देने जा रही है। यह एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार ने अगस्त महीने तक बिहार में किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन पर रोक लगाई है। जब कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों की सुरक्षा और संक्रमण से बचाव के लिए इस बार श्रावणी मेले की इजाजत नहीं दी गई है। यह श्रावण महोत्सव से जुड़े किसी भी कार्यक्रम पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों रोहतास जिला में पहाड़ी पर बसे रोहतासगढ़ पंचायत के आधा दर्जन से अधिक गांव के लोग आजादी के 74 साल बाद भी स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम हैं। जब बबन तालाब, ब्राह्मण देवता, नागाटोली, चागडी, कछु और नकटी, भवनवा आधा दर्जन टोलों से आज भी मरीजों को परिजन खटोले में लेकर पैदल ही इलाज के लिए पीएचसी रोहतास या फिर अन्य निजी अस्पतालों में ले जाते हैं। यहाँ तक कि परसों के लिए आई महिला को भी बच्चा के साथ खटोले में ले जाया जाता है। सरकारी एम्बुलेंस की भी सुविधा मुहैया नहीं होने से कई बार इलाज में देरी होने के चलते मरीज की जान भी चली जाती है। किसी के बीमार होने पर इलाज के लिए परिजन खाट पर लाद कर लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरते हैं और फिर वापस उसी तरीके से मरीजों की जान जोखिम में डालकर ऊपर पहाड़ी पर स्थित अपने गांव ले जाते हैं। तो दोस्तों आज का न्यूज बस ये तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।